पीजीबीपी के डायरेक्ट वाले में कोई प्रॉब्लम ना, इनडायरेक्ट वाले में क्लास नोट्स में जो सवाल था अपना, बढ़िया सवाल, एक मतलब बेसिक लिए थे 10 नंबर। ईयर में तो करीब करीब बहुत सारे सवाल दिख रहे, 2 नंबर से लेके 2, 4, 6, 8, 8 सवाल करीब करीब है। आखिरी सवाल 22 नंबर है, जो तुम्हारा बहुत पहले का दिख रहा है। तो चले आइए, एक सवाल 22 एक बेसिक है, पहले उसी को खत्म किया जाए। पीजीबीपी, मुझे लगता है कि वो बेसिक कंफ्यूजन तो दूर हो चुका होगा एडलेस का। बेसिक कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? कि ऐड और लेस का एक फालतू का टेंशन था, वो आपको हटा लेना था, क्योंकि वो फालतू का कंफ्यूजन है कुछ नहीं। बस आप डेबिट क्रेडिट के उस प्रिंसिपल को ध्यान रखा तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं था। तो 191 में तो सिर्फ ईयर का पार्ट रहा कि तुम्हारा सवाल था सम नंबर 22, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी ये जो सवाल आपको मिलेगा वो मोस्टली होंगे प्रोफेशनल। नाम है पीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब तक आप बिजनेस का कर रहे थे, अब आप प्रोफेशन, तो 3 प्रोफेशन से रिलेटेड आपको सवाल मिल सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक लॉयर और एक डॉक्टर। तो जैसा प्रोफेशन होगा, अकाउंटिंग हेड्स भी वैसे ही होंगे। बिजनेस ट्रेडिंग पीएल बनाता है, लेकिन प्रोफेशन तो रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाता है, इसीलिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाएगा। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट एनटीओ बनाए हो, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगला इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको नहीं देगा, हाँ देने को दे सकता है चाहे तो, कुछ नया क्रिएट करना हो तो। बट मोस्टली अभी तक सवाल सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट, कि कहाँ से पैसा मिला, और पेमेंट क्या दिए हो। तो एनटीओ की बातें यदि तुम्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है तो वो चीज तो यहाँ भी लागू हो जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी पैसा इस साल मिला है और दिए हो वही होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल और रेवेन्यू भी हो सकता है, दोनों पेमेंट होंगे, दोनों रिसिप्ट हो सकते हैं। प्लस ये किसी भी वर्ष से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन आप जब प्रोफेशनल इनकम बनाने जा रहे हो तो इनकम टैक्स का लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एक था, जब हम लोग उस कंसेप्चुअल पार्ट में थे कि हमारे पास ट्रेडिंग पीएल होता था, तो ट्रेडिंग पीएल होने का मतलब ये था कि तुम, नेट प्रॉफिट तुम्हारे पास था और तुम इसको लेके चलता था, तो ऊपर की सारी चीजें गुजर चुकी हैं, तो फिर ऊपर चल रहे हो, यानी उल्टा चल रहे थे। यानी ये आया है इन सब को कंसीडर करने के बाद, तो फिर इन सब को देखना जरूरी हो जाता था इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, क्या ये अलाउ होगा क्या नहीं होगा। तो दो नाम तो उसके लिए थे कि डेबिटेड टू पीएल बट नॉट अलाउबल, और एक था नॉट, सॉरी, क्रेडिटेड टू पीएल बट नॉट चार्जेबल। लेकिन दो अलग भी थे, जिनको डेबिट नहीं किया हो सकता वो भी आए, या जिनको क्रेडिट नहीं किया हो वो भी आए। तो एक बार जो लिखा है उसको देख रहे थे, और एक बार जिसको नहीं लिखा उसको देख रहे थे। तो वो तुम्हारा इनडायरेक्ट मेथड था। लेकिन
एक है कि कोई नेट प्रॉफिट नहीं है, मेरे पास रिसिप्ट है, मेरे पास पेमेंट है, एंड रिजल्ट तो सीडी और बीडी है, तो कोई नेट प्रॉफिट तो है नहीं। ये मिला, ये पेमेंट किए, तो अब हम लोग नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यानी हम ऊपर से ही देखते रहे ना, तब हम लोग क्या सोचते हैं, इसमें जो जो बिजनेस रिलेटेड है वही ले लो, इधर जो जो बिजनेस रिलेटेड है वही लो, और यदि यहां जिक्र नहीं है, नीचे कुछ अलग है, तो फिर नीचे से भी ले लो। इसीलिए नजरिया थोड़ा अलग रहता है। मतलब हमारे पास जो फिगर है वो है क्या, फिगर ये है कि पहले से कैश है, तो पहले से कैश तो इनकम नहीं है भाई। ऑडिट फीस मिला, डिविडेंड मिला, कंसल्टेशन मिला, नीचे कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो ये तीनों तो प्रोफेशन, ऑडिट फीस तो प्रोफेशन के कारण है, डिविडेंड तो अदर सोर्स का पार्ट है, और कंसल्टेशन तो किसका पार्ट है, प्रोफेशन का है। और हमें निकालना है पीडीबीपी, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन वाला ले लेंगे, अदर सोर्स वाले को छोड़ देंगे भाई, अदर सोर्स वाले को छोड़ देंगे। तो हम अब उल्टा नहीं चल रहे, हम सीधा चल रहे हैं। तो सीधा चल रहे हैं, तो जो नहीं आना था उसको छोड़ दो, जो आना था उसको क्या करो, ले लो। इधर चला सैलरी टू स्टाफ, कुछ नहीं बोला तो प्रोफेशन में ही है, अदरवाइज वो बाकी की कैश में दिया, रिलेटिव को दिया, वो सब तो हो ही सकता है। टेलीफोन कुछ नहीं बोला तो मान लो प्रोफेशन का, जब तक कि नीचे कुछ ना बोले, बट नीचे बोला है। पॉइंट नंबर 1 कि मोटर कार और टेलीफोन का जो खर्चा है उसमें 20% जो है पर्सनल है, तो तुमने पढ़ा 37(1) में एक्सक्लूसिवली क्या नहीं ज्वाइन हुआ है, वेटिंग लिस्ट में है, कौन बोला, तो अभी तो नूर आई थी, क्या प्रॉब्लम आया। तो सवाल आपका बेसिकली था, आपको यदि चलना है सीधा तो फिर करना क्या था, जो जो प्रोफेशनल है वो लेना है, बाकियों को क्या करना है, छोड़ देना है। तो चलो, रिकॉर्डिंग थोड़ा नहीं हुआ, दूसरे में देख लेंगे, वापस नहीं जा रहे। तो अब इसी के आधार पे इसको आसानी से बना जाए। इनडायरेक्ट में तो फिर भी सोचना पड़ता था, डायरेक्ट में तो टेंशन ही कम है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से पहले रिसिप्ट ले लो और पेमेंट माइनस कर दो, सीधे सीधे क्या आ गया, पीजीबीपी इनकम। इसमें कोई एडजस्टमेंट वाला स्टोरी आने वाला ही नहीं है। तो चलिए फॉर्मेट ले लो पहले, सिंपली 2 कॉलम का, तो मिसेस बी विश्वास का तुम कैलकुलेट करने जा रहा है इनकम फ्रॉम या प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। करना क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में है, तो सबसे पहले लेना है व्हाट, प्रोफेशनल रिसिप्ट। तो देख ही लिया कि प्रोफेशनल रिसिप्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो रहा, ऑडिट फीस और कौन, कंसल्टेशन फीस। तो हेडिंग ही ले लेगा व्हाट, प्रोफेशनल रिसिप्ट। दूसरा, पहला पार्ट रहा ऑडिट फीस और कंसल्टेशन फीस, यही दोनों मिलके बना गया टोटल प्रोफेशनल रिसिप्ट।
इनर आउटर वो एक अपना तरीका, तुम्हारी मर्जी, आउटर में रख के भी जोड़ सकता था। अब तो दो रिसिप्ट है, कभी कभी यहाँ एक दो नाम को लेके कंफ्यूजन हो जाता है, आएंगे दूसरे सवाल में। अब चला पेमेंट साइड से जो जो अलाउ होगा, अलाउबल एक्सपेंसेस। तो अलाउबल एक्सपेंसेस जो जो इनकम टैक्स कहता है वो हम लोगों को लेकर के माइनस कर लेना है। तो पहला नाम यदि पेमेंट साइड से चला तो पहला नाम तुम्हारा था क्या? सैलरी टू स्टाफ। कुछ नहीं बोला, चुपचाप पूरा ले लोगे। तो 43,200 सैलरी टू स्टाफ। ओके। दूसरा था टेलीफोन एक्सपेंसेस, और मोटर कार में 20% तो पर्सनल है, तो जितना बिजनेस वाला है वही माइनस होगा। तो सीधा सीधी 15,000 लेस 20% यानी 12, या 15,000 इंटू 80 भी कर सकते हो। टेलीफोन एक्सपेंसेस। अगला है 22,000 मोटर कार, उसका भी 20% लेस कर लें। अब था रेंट ऑफ चेम्बर। तो सीधी कहानी, जो पॉइंट था वो कंसीडर किया और फिर पर्सनल तो आना नहीं था, तो रेंट ऑफ चेम्बर और मेंबरशिप फीस दो ही तो बचा। तो रेंट ऑफ चेम्बर पूरा ले लिया, मेंबरशिप फीस भी पूरा ले लिया। ओके। अब लास्ट आइटम नीचे वाला पॉइंट बी, पेमेंट साइड से हाउस होल्ड नहीं लेना है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना है, एनएससी भी नहीं, सीडी भी नहीं। और पढ़ चुके हो करीब करीब पूरा टैक्स, तो मालूम ही है कि वो क्या है। अब रहा, क्योंकि पेमेंट हुआ है तो वो तो पेमेंट में दिखाएगा ही। इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन पॉइंट नंबर बी में बोला था 20,000 वॉट 700, तो 20,700 डेप्रिसिएशन। अब ये नोट का कोई मतलब है नहीं, नोट नंबर बोल के वर्ड हटा लोगे, उनका कभी कभी कंफ्यूजन लोग क्रिएट करते हैं कि मोटर कार पे होगा तो पर्सनल भी है, बट जब आईटी रूल बोल दिया चुपचाप पूरा ले लो। चलिए, माइनस किया तो टोटल आ गया 1,09,940। और अब 228 से उसको माइनस कर लिया, बचा हुआ फिगर को ही बोल लिया प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसलिए ये थोड़ा और भी आसान है, क्योंकि सीधा सोचना हमेशा आसान रहता है। एग्जाम में पहला प्रेफरेंस पीजीबीपी के इस तरह के सवाल को जरूर देना, कम समय, ज्यादा कुछ लिख सोचना नहीं है। 10 मार्क्स यदि 5 मिनट में मिल जाता है तो बेहतर है भाई। देख करके लिखने में मैक्सिमम 5 से 7 मिनट। इसीलिए बोलता हूं कि टैक्स का पेपर यदि आता है तो तुम पाओगे
कि 2 घंटा से ज्यादा नहीं लगने वाला। आपको लगता है सर दिल्ली तक तो फर्क आता है, कल एक तो आउटडोर करेंगे क्वेश्चन के पास क्वेश्चन ऑन लॉन्ग था, प्री कंस्ट्रक्शन पहले ही समाप्त हो जाता है सर, और लोन बाद में लिए रहते हैं, उससे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देख, यदि किसी ने गलती से डेट वेट दे दिया तो अलग बात है, लेकिन पेपर सेट करते वक्त सामने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसा चीज ना अराइज हो जाए जो पॉसिबल ही ना हो। कभी कभी हम लोग डेट को जब चेंज करते हैं तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट नहीं रख पाते हैं और वो प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। बट रियल लाइफ की कहानी है तो वैसी ही रहेगी। चलो आगे बढ़ो। और तो कुछ खास है नहीं भाई, की पढ़ेगा। सम नंबर 6 एक बहुत बढ़िया सवाल था। 6, बाकी तो सब 21 नंबर तो आसान था। देख ले 21 नंबर एक बार। 21 नंबर कहने को प्रोफेशनल है बट नेट प्रॉफिट वर्ड है। बट क्या है? अब तेरे लिए टेंशन नेट प्रॉफिट इसलिए है बिकॉज उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दिया है। अभी कहा ना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की बजाय क्या हो सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। तो इस केस में तेरे पास दोनों रास्ते हैं। तू नेट प्रॉफिट से उल्टा भी जा सकता है, या इधर से तू प्रोफेशनल रिसिप्ट पहले ले ले और इधर से जो बिजनेस रिलेटेड अलाउबल एक्सपेंसेस है प्रोफेशनल वो माइनस कर ले। तो एक है कि मैं इसको लेके उल्टा चलूं, तब तो पुराने वाले तरीके से चलना पड़ेगा। और एक है कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ जाऊं। सवाल कुछ बोलता नहीं है, और इनकम टैक्स वाला कभी नहीं बोला कि ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो तेरे पास रास्ता, और इनकम टैक्स रिटर्न कभी भरोगे तो वो सीधा ही है, वो कभी उल्टा है ही नहीं। हम लोग भले ही उल्टा बनाते हैं बट इनकम टैक्स का जो रिटर्न वाला पार्ट है वो सीधा ही आने वाला है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप इसमें डायरेक्ट ही रहोगे तो ज्यादा क्या है, बढ़िया है। इनडायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है। ये एक सवाल रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं देके ऐसे दे दिया। तो फिर करना क्या है, आपको भी मालूम है। यदि मैं डायरेक्ट आता हूं तो कंसल्टेशन फीस ले लूंगा प्रोफेशनल में, मेडिकल चार्ज ले लूंगा, ये अदर सोर्स है तो नहीं लूंगा, कैजुअल है नहीं लूंगा, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है नहीं लूंगा। खाली दो को रख लिया। मेडिकल कंज्यूम ये तो आएगा अलाउबल में। नीचे कुछ पॉइंट है उसका ध्यान रखते हुए स्टाफ सैलरी आई जाएगा, क्लिनिकल कंज्यूमेबल्स आई जाएगा, रेंट पेड। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो थोड़ा लॉजिक क्लियर कर लेना। ये रेंट प्रॉपर्टी तो जो भाड़े पे दियो उसके लिए है, ये तो आप किराए पे लिए होगे उसके लिए होगा। ऐसे भी नीचे दे दिया है कि रेंट पेड जो है वो थोड़ा सा अलग पार्ट भी है। 28,800 पेड बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर रेसिडेंस, ये लाइन नहीं रहता तब तो हम मान लेते कि ये चैम्बर का ही है। नहीं रहता तो क्या मान लेते, टोटल चैम्बर का मान लेते। लेकिन वो कहता है कि ना 96,000 में 28,800 पर्सनल है, तो पर्सनल वाला माइनस होके ही लेस होगा। क्लियर? चेक वेक्स वर्ड से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि टोटल इनकम बोलता तो 80 जीजी अराइज हो जाता। टोटल इनकम बोलता तो क्या अराइज हो जाता, 80 जीजी। क्यों? किराए के घर में रहते हो तो तुमको 80 जीजी का क्या मिलेगा, डिडक्शन। और सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है, तुम्हारे पास जो घर है वो तो किराए पे भी दिए हो। तो आप जब रेंट पेड वाले कहानी में पॉइंट नंबर बी में जा रहे हो तो पॉइंट नंबर बी के लिए
जो 28,800 माइनस करके बाकी को ही क्या करोगे, अलाउ करोगे, बाकी को ही क्या करोगे, अलाउ करोगे। चलिए 28,800 माइनस होकर अलाउ होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव है तो बिजनेस का ही पार्ट। पेमेंट टू आईआईटी दिल्ली फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यदि आप प्रोफेशन में हो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिए हो तो डिडक्शन मिलेगा, तो फिर डिडक्शन में चला जाना है। और 35 में पूरा का पूरा डिडक्शन ही 80,000 मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन क्लिनिकल इक्विपमेंट 40,000, नीचे पॉइंट नंबर डी भी है। अब यदि पॉइंट नंबर डी की बात करोगे तो ए और डी दोनों को मिलाते हुए सोचना है, क्योंकि ये आपने जो 40 दिखाया वो अकाउंट्स में दिखाया है। टैक्स के हिसाब से पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर व्हाट डी, जो आपने डेप्रिसिएशन सीखा था वो कैलकुलेशन होगा। पहले से ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है 360, 80,000 खरीदे हो 1 अक्टूबर, यानी टोटल डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि लेस देन 180 का कट ऑफ डेट था 4 अक्टूबर, तो 360 में 80 क्या होगा, जुड़ जाएगा 4,40,000। 4,40,000 का डेप्रिसिएशन कितना रहा 50, यानी 66,000। यानी इसके हिसाब से एज पर आईटी रूल जो आपका डेप्रिसिएशन आ गया वो हो गया कितना, 66,000। जो आपको सीधे सीधे दे दिया जाता था वो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन जब आपका सीधे नहीं दिया तो फिर आप उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते वक्त डायरेक्टली ब्रैकेट में ही दिखा दिया हो, बट यदि आप 10-15 मार्क्स का बना रहे हो तो बेहतर होगा नीचे एक वर्किंग नोट क्या है बना लिया करो फॉर्मल तरीके से कि ओपनिंग ये है, एडिशन इतना हुआ तो डेप्रिसिएशन कितना होगा। क्योंकि यदि इस तरह से शॉर्ट दिखाते हो तो 1-2 नंबर वो माइनस कर ले तो गलत तो नहीं है, पूरा दे दिया तो इट वॉज योर गुड लक, बट 2 माइनस करने का अधिकार रहेगा यदि हम सिर्फ इतना ही दिखा के निकल जाए तो। क्योंकि सवाल ही है 10-15 मार्क्स का और उसमें 1-2 छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, ये यदि नहीं दिखाते हो, कहीं कहीं पे सेक्शन क्लियरली मेंशन यदि लगता है कि आएगा और नहीं दियो तो उन सब चीजों के लिए जब एक नंबर को प्रॉपर देने की बात आती है ना, तो बना तो दिए, लेकिन क्यों आपने 28,800 को माइनस किया, ये सब का जिक्र तो आप किए ही नहीं। आपने क्यों 28,800 को माइनस किया, क्यों टोटल माइनस कर रहे हो? आखिर इनकम टैक्स तो हर एक डिडक्शन के लिए अलाउबल के लिए वो सेक्शन को क्या किया है, मेंशन किया है। और यही रीजन है कि जब मार्क्स देने की बारी आती है फुल मार्क्स तभी मिलता है जब आप अपने पूरे उस प्रोविजन के साथ उसे लिखते हो। नहीं तो 10 का क्वेश्चन है और यदि मैं सामने जो आंसर देख रहे हो कोई 10 दे दिया तो वो आपको एक फेवर कर रहा है, बट ठीक इसी प्रेजेंटेशन में 10 का 6 यदि मैं देता हूं तो कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा। 6 यदि देता हूं तो कोई नाइंसाफी नहीं है, 40% उड़ाने का अधिकार है, क्योंकि तुमने किसी भी चीज में कहीं टैक्स का प्रोविजन रिलेटेड कुछ दिखा ही नहीं। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि सब तो सही था फिर भी क्यों नहीं आया, बिकॉज कुछ चीजों को मेंशन करना जरूरी था वहां। चलिए, तुम तो 6 में संतुष्ट रहते हो इसलिए आजकल ज्यादा लिखना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा लिखने के चक्कर में वो कुछ भी नहीं लिखता है। यदि बोलूं
कि यहां से लिखना चालू कर 37(1), 37(1) बातें 35, 32। बोला सर लिखेंगे ही नहीं। बोला भाई ठीक है, उतना ही लिख जितना तू चाहता है। चलिए, क्लियर है। पॉइंट नंबर सी सिर्फ अलग था, इसमें एक और कहानी था, और वो बोला भी है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। हम लोगों ने पूरा तो ले लिया। सी कहता है कि रेंट रिसीव्ड एक कोची में घर है उसके लिए मिला, तो भाई उसका टैक्स भी तो दिए होगे, बट वो टैक्स हमारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव में है। तो जब उसका इनकम पीजीबीपी में नहीं है तो उसका खर्चा भी पीजीबीपी में नहीं होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का लिखते वक्त बी में, सॉरी सी, 7,200 माइनस करके लिखोगे। यही है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड पार्ट। हाँ, एक दो आइटम था रिटेनरशिप फीस को लेके, एक मैटर ऑफ डिबेट है कि वो पीजीबीपी में होगा या नहीं। मुझे लगता है कि वो पीजीबीपी होना चाहिए। रिटेनरशिप फीस मतलब सवाल था वो कौन सा, 15 है, 14 है, कहाँ पे देख लो। चलो आ जाओ। 15 नंबर में मिस्टर अरिजीत मुखर्जी जी का एक रिसिप्ट एंड पेमेंट है। नीचे मोटरकार का 1/4 हिस्सा पर्सनल बोला। रिसिप्ट में बीएफ बीडी छोड़ दो तो प्रोफेशनल रिसिप्ट तो आएगा ही, अकाउंटिंग वर्क आएगा ही, लेकिन रिटेनरशिप फ्रॉम XYZ लिमिटेड होता क्या है? एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट किसी एम्प्लॉय का, उसका रेगुलर काम करने के लिए जो आप पैसा लेते हो उसको कह सकते हो व्हाट, रिटेनरशिप। एक होता है हर एक काम का पैसा लेते हो कि इसका 2,000, इसका 3,000। एक होता है कि मैं आपका सारा काम कर दूंगा अकाउंटिंग टैक्सेशन रिलेटेड, उसका महीने का लूंगा या साल का इतना लूंगा। तो हिसाब से तो ये प्रोफेशनल ही हुआ ना, क्योंकि मैटर ऑफ डिबेट हो जाता है सैलरी से। कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय की तरह हो गए। बोले ना, एम्प्लॉय नहीं है, मैं अपनी आजादी से कभी भी जाता हूं, कभी भी उसका काम क्या है कर देता हूं। तो वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, लेकिन उसे प्रोफेशनल ही ले लेना। सैलरी फ्रॉम कॉलेज एज ए गेस्ट लेक्चर, अब जब नाम सैलरी आ ही गया तो बेहतर होगा व्हाट, सैलरी। आप गेस्ट लेक्चरर हो। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, अब क्लाइंट से कुछ भी मिला तो इनकम है, पैसा मिले या सामान मिले, पैसा मिले या सामान मिले, बिकॉज वो गिफ्ट मिला है प्रोफेशनल सर्विसेज के कारण, ऑन एप्रिसिएशन ऑफ व्हाट, सर्विस। तो ये भी तो तुम्हारा प्रोफेशनल ही हुआ। एंड एग्जामिनर्स रेमुनरेशन, ये तो अदर सोर्स बेटर। तो ये 7,500 नहीं, 80 नहीं, बाकी सब तो रहेगा, बाकी सब तो रहेगा। उधर चला, स्टाफ का सैलरी आएगा, प्रोफेशनल आएगा, मिसलेनियस आएगा, परचेज ऑफ कार तो नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। मोटर कार में 3/4 आएगा, 1/4 तो पर्सनल है, 1/4 तो डोनेशन टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आधा अधूरा वर्ड है। साइंटिफिक रिसर्च वर्ड होता तब तो पीजीबीपी में ले लेते, बट वर्ड तो है नहीं, तो फिर इनकम ही नहीं है, ये तो पेमेंट है भाई। ये फिर 80G नेशनल इमिनेंस वाले कॉलेज को यदि डोनेशन दोगे तो तुम्हें उसका डिडक्शन कहाँ मिलने वाला है, 80G, और फर्स्ट कैटेगरी में वहां डिडक्शन मिलेगा। साइलेंट है, मान लिया कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो आना ही नहीं। प्रोफेशनल जर्नल,
जब एक प्रोफेशन में हो तो उससे रिलेटेड मैगजीन वैगजीन जर्नल खरीदना पड़ता है, तो फिर तो ये प्रोफेशनल पार्ट ही है। अब रहा कि बुक्स होने पे डेप्रिसिएशन की बात होती है, लेकिन बुक्स वर्ड तो है नहीं, जर्नल वर्ड है, और जर्नल वर्ड तो उसका इंपॉर्टेंस उसी साल खत्म हो जाता है। बुक्स होने से फिर 40% डेप्रिसिएशन के पार्ट में चला जाता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल्स का नॉलेज बेस ही तो वही है, करंट बुक्स, करंट जर्नल्स। मोटर कार आईटी दिया है, तो सम नंबर 15 प्रोफेशनल रिसिप्ट वाला कहानी था, पूरा का पूरा चार्ट तो ले लिया पहले। अभी मैंने कहा कि वो बुक्स है नहीं, वो पूरा ही माइनस कर लूंगा, आ रहा हूं। तो पहले ये 899 हो गया, अब आ गया वॉट, 4 ही नाम था, टोटल कितने थे उधर, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। बाकी इधर से आया अलाउबल एक्सपेंसेस। अब यहाँ थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा दिया मैंने, कहा ना कि मैटर ऑफ थिंकिंग है, मैं 100% भी ले सकता था, क्या है, क्योंकि नाम क्या है, चैनल है ना, तो मुझे तो लगता है बेटर है पूरा ही ले लेने को। बुक्स वर्ड है, जर्नल यानी कहानी ये है कि पहले ही क्लियर कर ले भाई, बुक्स और जर्नल में डिफरेंस तो है ना। बुक्स और जर्नल में क्या है, डिफरेंस है। जर्नल एक रेगुलर मैगजीन की तरह, वो तो तुम्हें क्या करना होगा, लेना पड़ेगा। और एक अच्छा जर्नल का वो लोग फीस लेते हैं, बिकॉज वही आपको अपडेट करता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। तो मैंने कहा कि ये 40 हो भी सकता है, या फिर सीधे व्हाट 100, तुम्हारा दिल जो करता है कर लेना, बिकॉज दो अलग अलग भाषा है लॉ में, बुक्स 40, जर्नल पूरा, और जर्नल बुक्स तो नहीं है मेरे ख्याल से। क्लियर है, तो मैं तो इसे पूरा का पूरा क्या करूंगा, 100% ही लेना चाहूंगा। आंसर बदला अलग बात है, वही है, कभी दिल करता वो लो, कभी दिल करता ये लो। इसलिए समय के साथ इंसान है भाई, उसकी मेंटेलिटी चेंज हो ही सकती है, ऐसा तो नहीं कि एक ईंटों को पकड़ के बैठा। लॉजिक क्या है वो देख लिया, आंसर चेंज होके कितना हो जाएगा, 4,44,000, समझ गया। बुझले, 25,000 बढ़ा यार, लेकिन 60%, 30,000 बढ़ना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हो गया। 30 बढ़ा तो 4,49 होना चाहिए, और यहाँ 4,44 हुआ है। वेट वेट, 50,000 का 40%, हम तो 50 दिखाए थे, सॉरी, वहां कौन सा दिखाए थे, 50, 25,000, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में बुक का डेप्रिसिएशन कितना, 50 या 60 या 40, 40 है, वहां 50 है जो पुराने जमाने का था, ठीक है। वेट वेट, 50 तो 74 आ रहा था, तो इसके हिसाब से ठीक है, उसके हिसाब से गलती था। मैं ये देख रहा था कि यदि 4,19 आता है, ठीक है, तो पता नहीं कहाँ से फिगर आया था, चल अभी ठीक किया। आंसर शुड बी व्हाट, 4,44,000। सब नंबर 15, पेज नंबर करने दे। सवाल है, इसको 74 लिखे, ঠিক আছে।
चलिए नंबर कितना देख रहे थे 15, पीछे चला तो 14 नंबर एक सवाल है, ये भी आसान है, बुझले। सिर्फ सवाल बढ़िया था 6 नंबर, बाकी तो सब नॉर्मल था। क्लास में करवाए थे, क्लास में क्लास वर्क था तो, लेकिन आया है बहुत पुराना। अब तुम लोग धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी खो चुका है, तो अब तुम्हें आजकल वो आसान सवाल ही देता है, परेशान नहीं करता तुम्हें आजकल वो। जानता है कि तुम लोगों के पास अभी 2011 में तो मोबाइल नहीं था, आजकल तुम्हारे पास 13 साल हो गए हैं, तो बच्चों के पास और भी हरकतें चालू हैं, तो समय के साथ साथ वो अपने स्टैंडर्ड को कम किया है, बढ़ाया तो नहीं है। समय के साथ चीजें बढ़नी चाहिए, तो लोगों की मानसिकता के कारण वो उसे गिराते गया है। एमसीक्यू, ये सब हरकतें जिंदगी को आसान बनाने वाली कहानी में चला। चल, इस सवाल में क्या था कि रिसिप्ट साइड में भी बहुत सारे हेड थे, मार्क किया ही था। एग्जामिनर्स का फीस तो बेहतर होगा अदर सोर्स, क्योंकि आप बना रहे हो मिस्टर, एक डॉक्टर है, डॉक्टर वैद्या, विजिट फीस तो आएगा ही, सेल ऑफ मेडिसिन भी है, पार्ट टाइम लेक्चरर तो सैलरी, गिफ्ट आएगा, कंसल्टेशन आएगा, रिटेनर आएगा, सेविंग्स बैंक नहीं आना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं आना है, क्योंकि अदर सोर्स है। प्रोफेशनल बुक्स परचेज, अब यहाँ बुक्स वर्ड है, बेटर होगा डेप्रिसिएशन। 40 मेंबरशिप ऑफ मेडिकल एसोसिएशन अलाउड होगा, हाउस होल्ड तो घर का है। थर्ड, इंस्टॉलमेंट ऑफ कार परचेज आउट ऑफ 5 इंस्टॉलमेंट, ये एक सवाल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है, बाद में बात करेंगे कुछ हिडन पार्ट। आगे चला, क्योंकि उससे रिलेटेड नीचे एक लाइन है और वो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना था डेप्रिसिएशन के पार्ट के लिए, पॉइंट नंबर सी। तो पॉइंट नंबर सी वाला जो हिसाब है वो उस पॉइंट से जुड़ जाता है। अब चला आगे, रेंट ऑफ क्लिनिक माइनस होगा, इलेक्ट्रिसिटी माइनस होगा, इनकम टैक्स कभी अलाउड नहीं होता। कार एक्सपेंसेस, अब पॉइंट नंबर 1 फिर पर्सनल वाला कहानी है, 2/3 प्रोफेशन का है, तो 2/3 अलाउ होगा। सैलरी टू स्टाफ, ये तो कुछ नहीं बोला, तो प्रोफेशन में पूरा जाना है। मिसलेनियस परचेज, पॉइंट नंबर बी बोला कि कुछ पार्ट अपने लड़के के ट्रीटमेंट के लिए था, पर्सनल में माइनस नहीं होगा। गिफ्ट टू डॉटर वो है नहीं। सर्जिकल इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन के लिए पॉइंट नंबर सी में जिक्र है, एनसीडी का कुछ करना नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 तो नॉर्मल था, बी मेडिसिन माइनस होगा 20 माइनस करके, सी बुक्स पे 100% बोला, टेंशन ही नहीं। सर्जिकल पे 15 बोला, वो भी हो जाएगा, बट मोटर कार ये हिडन था। मोटर कार 15% तो डब्ल्यूडीबी पे लेंगे भाई, बटाई नहीं कहीं पे, ये तो खरीदे थे, 60 का 15 सीधे ले लिया। बुक्स वो भी खरीदे थे, इसका भी 100 ले लिया। ये 1/20 तो इंस्टॉलमेंट है, खरीदने का अमाउंट तो नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में स्पेशल ये था कि अब हमको जानना है कि कार का डब्ल्यूडीबी कितना आज, नया कार तो नहीं है क्योंकि 3rd इंस्टॉलमेंट है, क्या है
थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो पीछे का 2 इंस्टॉलमेंट दे चुके हो और टोटल कितना इंस्टॉलमेंट था? 5। अब यहाँ एक एजम्पशन है कि इस इंस्टॉलमेंट में मान लिया कि इंटरेस्ट नहीं है, इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल है, तो ऐसी कहानी में आगे बढ़ा तो पहले WDV निकालना पड़ेगा। तो मान लिया कि सिर्फ प्रिंसिपल है और 1/20 का इंस्टॉलमेंट फिक्स है, तो 6 लाख रुपया में कार खरीदे थे हम 2 साल पहले, ये तीसरा साल है। तो फिर ये थोड़ा इलॉजिकल, तो पहले हमको 2 साल से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हुए क्या है आना है, यानी आप ये जो स्टोरी है थोड़ी सी बनानी पड़ेगी कि इट इज अज्यूम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,20,000 is exclusive of interest, so actual cost of the car is what 6 lakh, as it is the third annual installment, depreciation for third year is allowable। 6 लाख 15% है तो फर्स्ट ईयर 90 गया होगा, 5-10, सेकेंड ईयर 15% गया, 4-33 50 500, तो 15% तो जो होगा वो क्या होगा 65,025। लेकिन एक और नया चीज था, 2/3 तो तुम्हारा पर्सनल है, 2/3 क्या है, सॉरी प्रोफेशनल है, 2/3 क्या है प्रोफेशनल है। तो कार तो तुम्हारा डिप्रिसिएशन भी तो 2/3 प्रोफेशनल होगा, इसलिए ऊपर IT रूल बोल के तो बोला नहीं। तो जब तुम कार का डिप्रिसिएशन लोगे तो थोड़ा सा ये 43,350 यानी अलाउबल पोर्शन क्या किया 2/3 लिया, ज्यादा लॉजिकल वही है कार की डेप्रिसिएशन, बाकी सब पहले की तरह। ठीक है, PGBP का टेंशन खत्म। एक बार सारा नोट्स सही से देख लेना, बिकॉज अभी बहुत कुछ उसमें है जो सवाल में नहीं दिखा। हैंड रिटन सब कुछ होगा ही, तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर ले एक बार। पहले पेज को नहीं भी देखा तो चलेगा क्योंकि कुछ खास नहीं है, बट फिर भी पढ़ जाना। अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, टेंजेबल में क्या, इंटेंजेबल में क्या, नॉर्मल रेट पहले पेज में लिखा था बट सेकंड पेज में राउंड तो किया ही हूं। बीच में कुछ स्पेशल प्रोविजन है लेकिन तुम्हें इसका ख्याल नहीं रखना है, कभी कभी सरकार डेप्रिसिएशन ज्यादा दे देती है, अलाउ। हाँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन सवाल में रहा तो देख लेना। और बात थी कि नया मशीनरी जितना यूज किए हो मिलेगा, और यदि लेस देन 180 है तो आधा ही मिलेगा, बाकी आधा नेक्स्ट ईयर। ये फिर कुछ स्पेशल कंडीशन है, बैकवर्ड एरिया में प्लांट डाले हो तो एक्चुअल कॉस्ट में कभी कभी ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन में जोड़ते वक्त जितना खरीदा उतना नहीं जुड़ेगा, सब्सिडी यदि मिला तो माइनस करके जुड़ेगा। 10,000 के ऊपर में यदि कोई कैश में पेमेंट करके एसेट्स खरीदे हो तो वो तुम्हारे एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ेगा ही नहीं, यानी डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। तो कभी कभी सवाल में वो टेक्निकली लगा सकता है। फॉर्मेट के तहत डेप्रिसिएशन था, लेस देन 180 का कट ऑफ का कैलकुलेशन था। लीप ईयर है तो 4 या 4 के बाद, और सॉरी 5, और बाकी केस में 4। और वो कैलकुलेशन समझाए थे कि कैसे 4 और 5 आया था। फिर था कैपिटल गेन नेगेटिव पॉजिटिव की कहानी, डेप्रिसिएशन में देखे थे।
साइंटिफिक रिसर्च आज की तारीख में कंफर्टेबल पार्ट है, सिर्फ बिफोर कमेंसमेंट 3 साल के पहले वाला नहीं आएगा, और रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ सैलरी और मटेरियल आएगा बिफोर में। लैंड का मिलना नहीं है। एक इलस्ट्रेशन 1 में साइंटिफिक रिसर्च का जिक्र किए थे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आज तक तो आया नहीं, बट बड़े सवाल में भी हो सकता है और छोटा भी पूछ सकता है। उसके बाद चला अदर डिडक्शन का। मैंने ऐसे तो 28 से 44 तक गया है, बट डिडक्शन का डिस्कशन वो चालू किया था 30 से, 30, 31, 32, 33, 34। लेकिन मैंने थोड़ा सा जिक्र करना चालू किया कहाँ से, 36 से, क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा। आगे चला 36 से वो डिडक्शन है एक एक करके, कि कौन सा डिडक्शन माइनस करते वक्त क्या ध्यान रखना है। तो पीजीबीपी का डिडक्शन 30 से चालू हुआ, 36 तक आते आते बेचारा थक गया। 37(1) में बोला एक काम करो, अब सबको एक ही में लपेट दो। बोला ऊपर जितना बताए बताए। बोला अब कितना नाम ले, यहाँ तो लाखों नाम है। तो फिर 37 में आते आते बोला कि ये 6 कंडीशन जो फुलफिल करेगा, तो वो 37(1) के तहत डिडक्शन क्या है, मिलेगा। और उसमें एक कंडीशन है कि वो 30 से 36 के बीच जिक्र नहीं होना चाहिए, फिर तो वो वहीं पे होगा। फाइन पेनल्टी उसमें एक पार्ट है, वो इलीगल कुछ भी नहीं। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो खर्च है, इज नॉट कंसिडर्ड टू हैव इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। सीएसआर पे जो खर्च किए हो वो बिजनेस एक्सपेंसेस तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो लॉ कहता है कि आपको प्रॉफिट का 2% अलग खर्च करना होगा, तो प्रॉफिट से कर रहे हो, इसलिए वो माइनस होने वाला नहीं। एडवर्टीजमेंट नॉर्मली अलाउड होता है क्योंकि बिजनेस के लिए है, बट किसी पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर में यदि ऐड दिए हो तो अलाउ नहीं होगा, तो अलाउ नहीं होगा। डिसअलाउंस ऑल एसएससी, सभी के लिए, जिसमें मेनली टीडीएस और इनकम टैक्स था। कभी पढ़ोगे नेक्स्ट सेम में 40B, पार्टनरशिप के लिए सिर्फ डिसअलाउ है कुछ प्रोविजन। आगे बढ़ा, इनकम टैक्स की कहानी समझाए थे। एक डिडक्शन कभी सवाल में मिला तो ध्यान रखना, क्लास नोट्स में भले ही करवा चुके थे, अपने रिलेटिव को ज्यादा पेमेंट किए हो और इनडायरेक्ट मेथड में हो तो पीएल के डेबिट में तो माइनस कर चुके हो। जितना ज्यादा किए हो वो डिसअलाउ स्टोरी समझाया है कि 2 लोगों को 180 और 120 दिए, तो 180 रिलेटिव को 60 ज्यादा दिए, वो 60 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 43 कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर यदि है वो डिसअलाउ सिंगल डे में, ट्रांसपोर्ट के लिए 35, बट कुछ केसेस में वो अलाउड है एक्सेप्शन। इसके लिए क्लास नोट्स का इन सब चीजों का मैंने एक सवाल जो लिया था, क्लास नोट्स का 10 नंबर ध्यान से अपना देख लेना, इन सब चीजों को 10 में डिस्कस किया था। तो ईयर का तो देखोगे, बट क्लास नोट्स का 10 जरूर ध्यान रखना, उसमें बहुत सारे डिडक्शंस की बात किया हो। एक और है 43B, उसका भी मेरे को ईयर में ज्यादा कुछ नहीं मिला, बट बनता है वो जब पेमेंट करोगे तो ही मिलेगा। यानी भले ही आप अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बनाए होगे, बट डिडक्शन मिलेगा जब पेमेंट करोगे तब। उसने कुछ पेमेंट का नाम लिया है 1 से लेके 8 तक, जिसमें से कुछ मेन वर्ड रखना, टैक्स ड्यूटी पीएल में डेबिट कर रहे हो तो पेमेंट भी होना चाहिए। पीएल में जब डेबिट ही नहीं किया तो क्या चीज का माइनस करने का सवाल है, फिर तो जितना पेमेंट है वही माइनस करो। आगे बढ़ा,
तो उसमें ये था कि ठीक है, जिस साल पेमेंट किए उस साल, नहीं किए तो नेक्स्ट ईयर करोगे तो नेक्स्ट ईयर भी क्या है, मिल जाएगा। बट नेक्स्ट ईयर में भी बोला ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक जमा कर दिया ना, तब तो मिल जाएगा। यानी 31 मार्च तक भले ही नहीं किए हो, बट ड्यू डेट जैसे कि जुलाई, आज की तारीख में अक्टूबर, नवंबर, अलग अलग डेट है, वहां तक भी पेमेंट करोगे तो मिल जाएगा, भले ही वो उस साल से रिलेटेड ना हो। तो 43B के बाद अब चला, थोड़ा बहुत रिसिप्ट के बारे में बोले थे कि पीजीबीपी में क्या हुआ, रिसिप्ट क्या आएगा। अब उसमें वही कि क्या क्या इनकम लोगे, खासकर डायरेक्ट मेथड से जब चल रहे थे तब, या इनडायरेक्ट में भी क्रेडिट आइटम को छोड़ना क्या है। बैड डेब्ट की रिकवरी वाली कहानी को समझा रहा था कि बैड डेब्ट के ट्रीटमेंट पे रिकवरी का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। रिटेनर फीस लिखा कि पीजीबीपी में ही आएगा। प्रिजम्पटिव थोड़ा सा लेट से आ रहा हो, उसके पहले समझाने की कोशिश किए थे मेथड ऑफ कैलकुलेशन। एक ट्रेडिंग पीएल है तो नेट प्रॉफिट है तो चालू करेंगे उल्टा, एक प्रोफेशन रिसिप्ट पेमेंट है तब तो सीधा। तो ये दोनों देख रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा। अब ट्रेडिंग पीएल है तो तुम दोनों तरफ से जा सकता है, डायरेक्ट भी और बॉट, लेकिन प्रोफेशनल है तब तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा किससे, डायरेक्ट से। पीजीबीपी का इनकम कंप्यूटेशन, एक वर्ड है आईसीडीएस। आईसीडीएस जैसे अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है ना, उसी तरह टैक्स का भी कुछ स्टैंडर्ड है, और नाम है इनकम कंप्यूटेशन एंड व्हाट, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। यानी टैक्स वाला अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड छोड़ अपना लिखा है 10 तो, और बोला है कि पीजीबीपी कैलकुलेशन करते वक्त आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, आईसीडीएस। अब इसी तरह पीजीबीपी का इनकम टैक्स वाला आपको आजादी देता है, दोनों कर सकते हो, कैश बेसिस पे भी और एक्रूअल बेसिस पे भी। सवाल यदि ये वर्ड रखा हो तो आइटम को एड्रेस करते वक्त ध्यान रखना। कैश बेसिस पे तो रिसीव्ड एंड पेड लगो, तो उस समय 43B से तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, क्योंकि वो तो पेमेंट पे ही ले रहे हो। लेकिन यदि एक्रूअल बेसिस पे हो तो उसी ईयर से रिलेटेड है। अब भले ही पेमेंट हो या ना हो, लेकिन 43 वो बी क्या बोला, पेमेंट होगा तो ही होगा। उस समय 43B मतलब करेगा, बट कैश बेसिस में कोई मतलब नहीं। तो आपको लगता है कि उसको यहां क्यों नहीं लिए। 145B वही है कि कुछ इनकम जो है वो बोला कैश बेसिस पे ही होगा, भले ही आप एक्रूअल बेसिस पे क्या कर रहे हो, बना रहे हो। इनकम कंप्यूटेशन एक्रूअल है, लेकिन दो इनकम उसने कहा कि सिर्फ किस पे होगा, कैश। इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन और व्हाट, इनकम रेफर्ड इन 224 सब्सिडी ड्यूटी ड्रॉबैक रिलेटेड। तो ये कैलकुलेशन करते वक्त फिर एक फॉर्मेट लिए थे कि कौन कौन सा ऐड होगा, ऊपर के प्रोविजंस को ध्यान में रख के। ट्रीटेड सेपरेटली में क्या, फिर नीचे लेस कौन सा, यदि और कुछ हो तो नीचे अपने बॉक्स को पूरा कर लेना। आगे बढ़ा, क्रेडिट किए हो नहीं आना चाहिए, या क्रेडिट नहीं किए हो लेकिन इनकम आना चाहिए। अंडर एंड ओवर किसी एक को मैंने कहा था सोच लेना, बाकी उल्टा। लेकिन अब आजा आखिरी टुकड़ा, एक छोटा सा प्रोविजन क्लियर कर, प्रिजम्पटिव। आप पीजीबीपी में जो इतना नाटक देखे हो कि ये रिसिप्ट, ये अलाउबल, इतना सारा, ये बहुत बड़ा समुद्र है। सरकार भी परेशान रहती थी, या बिजनेसमैन भी लिख करके बहुत लोग परेशान थे, तो सरकार ने उनको
एक टैक्सेशन का नया तरीका दिया इनकम को कैलकुलेट करने का। सरकार ने इनकम टैक्स में लिखा कि भाई क्या तुम एक बिजनेस करते हो? बोला हाँ। बोला तुम्हारा सेल 2 करोड़ से ज्यादा है? बोला ना, हम एक छोटे बिजनेसमैन है। तो बोला एक काम कर, काहे को तू इतना सारा कैलकुलेशन में ध्यान दे रहा है? जितना सेल किया है उसका 8% इनकम बोल दे, हम तेरे से और कुछ नहीं पूछेगा कहाँ खर्चा किया नहीं किया, हम तेरे से कुछ भी नहीं पूछेगा, जितना सेल किया है। लेकिन सरकार फिर क्या बोली, क्या सारा पैसा कस्टमर से बैंकिंग मोड में लेता है? बोला हाँ। तो बोला फिर तू 6% दे। फिर तू उस पूरे रिसिप्ट का कितना परसेंट है? 6 दे। लेकिन बैंकिंग मोड में नहीं लिया तो 8 ले लेंगे। मतलब तेरा साल का सेल 1.5 करोड़, बोला 8%, 12 लाख हम तेरा इनकम मान लिए, तेरे से हम और कोई हिसाब नहीं मांगेंगे, सब तेरा माइनस हो गया मान लिए। लेकिन कुछ कंडीशन उसने दिया है इस स्कीम में जाने के लिए। जो इतना सीखा सब बेमानी था। कभी कभी लगता है क्या दरकार हम 8% में ही जाएंगे, लेकिन सब समय पॉसिबल नहीं है। कब? ये जो सेक्शन का नियम है वो है 44 AD। बोला देखो ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF को मिलेगा, फर्म को मिलेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। मतलब LLP को भी नहीं मिलने वाला, जिनका कमीशन ब्रोकरेज है उनको नहीं मिलेगा, जो लोग एजेंसी बिजनेस में है उनको नहीं मिलेगा। 44 AD ट्रांसपोर्ट उनके काम में हो तो नहीं जा सकते हो। तो कंडीशन बोला 6-8 नीचे, ये सब जानने की इतनी जरूरत नहीं है, बस यहां तक ही एनफ है। फिर एक बंदा को क्या बोला, भाई तू तो डॉक्टर इंजीनियर है? बोला हाँ। तो बोला ये तू 6 और 8 नहीं जाएगा, तेरे लिए सेक्शन है 44 ADA। 44 ADA। बोला तू किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है? बोला ये लोग जो सामान खरीदते बेचते उनके लिए है। तू यदि प्रोफेशन में है और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड व्हाट फर्म, अब HUF तो वैसे भी प्रोफेशन में नहीं होगा, फैमिली। तो बोला यदि प्रोफेशन में है और रिसिप्ट कितने से ज्यादा नहीं है, 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो बोला उसका 50% तो इनकम डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि तुझे कुछ खरीदना तो नहीं है ना, तुझे तो पूरा का पूरा फीस क्या हुआ है, मिला है। यहाँ क्या था, सामान खरीद के लाए फिर बेचे, तो उसने परसेंटेज क्या बोला, 6-8। यहाँ तो आप एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो तो कितना, 50। तो ये सिर्फ PGBP होगा। डिडक्शन बोला हाँ वो सब तो मिलेगा। बोला 40B का डिडक्शन पार्टनरशिप फॉर्म वो भी मिलेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड भी मिलेगा। हाँ बोला यदि डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किए हो तो नो कुछ कहानी है। तो कुछ बातें हैं कि बाकी सब तो तुझे मिलेगा। और लास्ट एक सेक्शन था प्रिजम्पटिव का, कौन सा, ये उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रांसपोर्ट गुड्स कैरेज में इन्वॉल्व है, जिनकी अपनी लॉरी वरी है, उनके लिए 44 AD सामान बेचने वाले थे, ये तो प्रोफेशन थे। लॉरी वालों के लिए क्या बोला, पूछा क्या तुम्हारे पास 10 गाड़ी से ज्यादा है? बोला ना। 10 गाड़ी से ज्यादा एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि बीच में 15 डो था और लास्ट में जाके फिर 6 बेच दिया, बोला 9 ही तो है। उस 365 दिन में कभी भी 10 से ऊपर हो गया तो 44 में नहीं जा सकते हो। फिर क्या बोला, गाड़ी इनकम कैसे होगा? तो बोला पहले बता, गाड़ी छोटा ना बड़ा? बोला छोटा बड़ा का परिभाषा, बोला हैवी व्हीकल 12 टन से ऊपर है तो हैवी व्हीकल, जो लोडिंग कैपेसिटी जो है। बोला उस केस में तेरा इनकम हम मान लेंगे
₹1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, पर मंथ। और मान ले तेरे पास 14 टन का गाड़ी है और सालों भर गाड़ी तेरे पास था, तो ₹1000 पर टन था, लेकिन ये तो पर मंथ है, तो 14,000 महीने का पकड़ लिए, इंटू 12, 1,68,000 हम तेरा इनकम ले लेंगे। हम तेरे से नहीं पूछेंगे कितने का डीजल भरवाया, कितने का मोबिल भरवाया, हमको नहीं चाहिए हिसाब किताब, हम तेरा इनकम ही मान लिए 168। बोला सर ये तो ठीक है। बोला बाकी, बोला 12 टन से छोटा गाड़ी है, 12 टन अबव है, यानी 12 टन तक है, तो 12 टन तक बोला छोटा हाथी जैसे, बोला उसके इसमें इनकम, बोला ₹7,500 पर मंथ, पर टन नहीं हो, ये 1000 पर टन था। बोला एक छोटा हाथी है तो इनकम कितना, बोला 7,500 इंटू 12, 90,000। बोला 2 छोटा हाथी है तो बोला और 90 जोड़ लो, लेकिन 10 गाड़ी से कम है, 10 गाड़ी तक है तो ही इसमें जा सकता है। इसको क्या बोला जाता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। मान ले कभी कहीं छोटा सा सवाल चपका दे गाड़ी के मामले में, फिट बैठता है, यदि थोड़ा लगे कि कुछ अलग पूछ लो, इसको कहते हैं प्रिजम्पटिव। ये पूरी कहानी को कहते हैं पीजीबीपी। आरो किचू, अजीत जी बोलो और कोई डाउट है? मॉडल, मॉडल क्वेश्चन कहाँ से जुगाड़ किया दे? मॉडल क्वेश्चन यहाँ बच्चा लोग का क्लास नोट ये नहीं होता है, तो मॉडल कहाँ कहाँ से ले आता है? अजीत को एक काम करना होगा, अजीत तू अपना एक काम कर, एक नहीं कोचिंग नहीं, कोचिंग में थोड़ा टेंशन है, एक ऑनलाइन एक तरह सा ग्रुप बना, चैनल, और जितना ग्रुप में खूब उनको क्वेश्चन दे, पूछ, चल वो मॉडल क्वेश्चंस का दे,